नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज थोड़ी वॉइस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आज मैं माइक अपना लाइब्रेरी में ही भूल गया हूँ, है ना। तो आज का जो आपका लेक्चर है मंदिरों की वास्तुकला, जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, जिसमें हम आज इसकी विभिन्न शैलियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। तो आइए इन पर सबसे पहले हम एक अच्छी पकड़ बनाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि मंदिरों की वास्तुकला क्या है। आप सभी अपनी कॉपी में नोट कीजिए, मंदिरों की वास्तुकला। वास्तुकला मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया था, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा बनाया गया है ना, मतलब उनका शेप किस प्रकार में दिया गया है, तो उस पर ही एक हम आज बड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देखो, जैसे जैसे मंदिरों की वास्तुकला का निर्माण हुआ, तो गुप्त काल में मंदिरों की वास्तुकला का निर्माण गुप्त काल के संदर्भ से ही देखा जाता रहा है ना। गुप्त काल के संदर्भ से ही इनका उद्भव देखा जाता रहा है, ठीक है। और इस कर्मिक विकास को 5 चरणों में विभाजित किया गया है ना। इस कर्मिक विकास को 5 चरणों में विभाजित किया गया है। 5 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आपका आता है प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या क्या चीजें होती थी, आइए उसको समझते हैं। दोस्तों, प्रथम चरण का तात्पर्य है मंदिरों का जो आकार है, मंदिरों का जो आकार है वो वर्गाकार होगा। वो कैसा होगा? वर्गाकार होगा, ठीक है, समझ चुके होंगे आप। और मंडप, और जो द्वार मंडप होता है, देखो हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं, वरना मैं आपको दिखाता फोटो से मैच करके। जो द्वार मंडप है, जो द्वार मंडप है उसको स्तंभों पर निर्मित किया गया है। स्तंभों पर निर्मित किया गया है ना। ये प्रथम चरण में बता रहा हूं मैं आपको। तीसरा नोट कीजिए, संपूर्ण संरचना को कम ऊंचाई के मंचों पर निर्मित किया गया है। समझिएगा, संरचना को संपूर्ण संरचना को कम ऊंचाई पर निर्मित किया गया है। एक प्रैक्टिकली सी मैं आपको चीजें बता देता हूं। दोस्तों, चित्र जैसा बने आप उसको समझने के लिए योग्य लीजिएगा, ठीक है। ये क्या शेप होगा? वर्गाकार। ये क्या शेप होगा? स्तंभ, ठीक है। और संपूर्ण संरचना को कम ऊंचाई पर निर्मित किया जाएगा। समझ चुके हैं आप? ये मंदिर का मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, स्तंभ, वर्गाकार और कम ऊंचाई, ठीक है। इतना क्लियर होगा आपका पॉइंट। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम द्वितीय चरण की। कॉपी में डाल लीजिए सभी स्टूडेंट, द्वितीय चरण। दोस्तों, द्वितीय चरण क्या है? द्वितीय चरण में अधिकतर विशेषताओं, द्वितीय चरण में क्या है, इसमें मंतवेदी में अधिक ऊंचे, मतलब इसमें मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। इसमें सबसे पहले है, इसकी जो विशेषताएं थी वो पूर्व चरण की बनी रही हैं। इसमें जो मंच होते थे वो ऊंचे वेदी के होते थे तथा अधिक ऊंचे उभार प्रदान किए गए थे। कहीं कहीं 2 मंजिलों के मंदिर भी आपको देखने को मिलते हैं, है ना। ये इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, ये चीज बताएंगे। तीसरे चरण देख लेते हैं हम। तीसरा चरण, तीसरा चरण में पहली बात है
इस चरण में सपाट छतों के स्थान पर शिखरों का उद्भव हुआ। इस चरण में सपाट छतों के स्थान पर इस चरण में सपाट छतों के स्थान पर शिखरों का उद्भव हुआ। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, ये अभी भी बहुत कम ऊंचाई पर थे। तीसरे चरण में भी बहुत कम ऊंचाई, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, बहुत कम ऊंचाई, लगभग वर्गाकार की स्थिति में थे। तीसरा पॉइंट, लगभग वर्गाकार एवं वक्ररेखीय थे। तीसरे चरण में मंदिरों को बनाने की पंचायतन शैली का तीसरे चरण में आरंभ हो चुका था। मंदिरों को बनाने की पंचायतन शैली का आरंभ हो चुका था। ठीक है, मंदिरों को बनाने की पंचायतन शैली का आरंभ हो चुका था। अब जानते हैं पंचायतन शैली क्या है। आइए, दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया पंचायतन शैली में क्या विशेषता थी। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक में आप ये देखिए, इसमें प्रमुख देवता के साथ जो प्रमुख देवता थे जो गर्भगृह में रहते थे उनके साथ 4 गौण मंदिर भी होते थे। एक स्ट्रक्चर फॉर्म में एक है मुख्य मंदिर और एक इसके बराबर में इस प्रकार के 4 गौण मंदिर भी होते थे, है ना। और इसमें जो प्रमुख मंदिर होता था वो वर्गाकार ही रहता था, जैसा मैंने आपको बताया, है ना। और इसके सामने एक लंबा मंडप होता था इस प्रकार का, है ना। और इसका आयताकार होता था, यानी आयताकार तो हो गई, जिसका आकार आयताकार होता था, एक लंबा मंडप होता था, है ना। समझ गए इतना पॉइंट, ये था इसमें पंचायत। अब हम बात करते हैं चतुर्थ चरण में। इस चरण के मंदिर लगभग एक ही होते थे, मतलब एक ही शेप में होते थे, है ना। और इसका मुख्य जो मंदिर होता था वो आयतकार होता था। जो मुख्य मंदिर था वर्गाकार नहीं, वो आयतकार होता था, राइट। पंचम चरण में, इस चरण में जो मंदिर होते थे वो बाहर की ओर उथले, ये बात याद रखना। और आयताकार किनारे, मतलब उनके जो किनारे होते थे वो आयताकार होते थे और बाहर की ओर उथले। और वर्ताकार मंदिरों का निर्माण होता, वर्गाकार भी नहीं, आयताकार भी नहीं, वर्ताकार, ये याद रखना। ठीक है, इतना पॉइंट आपका क्लियर हो चुका होगा। आइए अब नागर शैली की बात करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम नागर शैली को देख लेते हैं। नागर शैली की क्या क्या विशेषताएं थी, कैसे इनका उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ। इस शैली में मंदिरों के शिखरों पर खड़ी रेखा की प्रधानता के कारण इसे रेखे शिखर कहा गया। समझ गए, जो शिखर था वो वर्गीय था, वर्गाकार के साथ साथ वर्गीय भी था, ये इसकी विशेषता थी। ठीक है, नागर शैली के जो प्रसिद्ध मंदिर है उनके नाम याद कर लीजिएगा। पहला लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर है, दूसरा सूर्य मंदिर जो कोणार्क है, तीसरा जगन्नाथपुरी खजुराहो, चौथा कंडारिया महादेव मंदिर, और पांचवा सूर्य मंदिर जो मोढेरा में है, और छठा है दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रविड़ शैली। देखो द्रविड़ शैली, इसका विस्तार जो था वो कृष्णा से कन्याकुमारी तक हुआ। दक्षिण भारत में जो प्रचलित, मतलब इसकी विशेषता थी और दक्षिण भारत में प्रचलित थी ये शैली। नंबर 1, इसमें गर्भगृह होते थे जिसमें मुख्य जो हमारे देवता हैं उनको रखा जाता है जिसे मंदिर में स्थापित किया जाता था। मंडप ये प्रवेश द्वार होता था। शिखर जो ऊपर मंदिर की होती है, इस प्रकार वर्गीय शिखर था। वाहन जो था, इसमें देवता का आसन एवं पवित्रता स्थल के ठीक सामने से स्थापित किया जाता था। ये तो हो गई आपकी द्रविड़ शैली। अब बात करते हैं बेसर शैली। यह उत्तर भारत में
हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुआ, जिसके मंदिर जो थे वो चतुष्कोणीय मंदिर थे। आइए आगे मैं बताता हूँ इन मंदिरों की जो विशेषता थी बेसर शैली की, वो चतुष्कोणीय थी। ठीक है, आइए आगे भी जाते हैं। आगे है इसमें कुछ नहीं, इसमें मंदिरों की जो छत्ती प्राय समतल होती थी। देवगढ़ का दशावतार मंदिर बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली के तत्व मिश्रित है। बेसर शैली के मंदिरों में देउल, गर्भगृह और जगमोहन सभा मंडल भी होते थे। इस शैली के मंदिर अर्धगोलाकार होते थे बेसर शैली के। ठीक है, उसके बाद है उड़ीसा मंदिर समूह। ये भी मैं आपका करवा ही देता हूँ। उड़ीसा मंदिर समूह में सबसे पहले आपका आता है मंडप में आपका आता है मंडप जगमोहन। मंडप का मतलब होता है जगमोहन, जहाँ पे सभा भवन होते हैं। दूसरा आता है पिष्ट मैंने क्या होता है, पिष्ट मैंने होता है चबूतरा। और तीसरा आपका आता है मस्तक मैंने क्या होता है शीश मैंने क्या होता है आमलक। और चौथा है घंटी मैंने क्या होता है शिखर मैंने क्या होता है देखिए। और पांचवा है देउल में होता है गर्भ में होता है वर्गाकार। इस शैली के जो मंदिर थे वर्गाकार ग्रह पर पीढ़नुमा आधारित थे, और शिखर ऊपर की ओर मंजिल में छोटी छोटी मंजिलों के बने हुए थे और गुंबद के आकार के थे। ये पल्लव, चालुक्य, चोल वंश, पांड्य शासकों ने इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। महाबलीपुरम, कांची के मंदिर, तंजौर का राजेश्वर मंदिर शैली के प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, फिर नागर शैली के कुछ प्रमुख मंदिर गुप्तकालीन मंदिर हैं, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं उड़ीसा मंदिर समूह की। देखो, उड़ीसा मंदिर समूह वो नागर शैली की उपशैली है ना। इसमें उड़ीसा के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जिसमें पुरी के निकट कोणार्क सूर्य मंदिर, यह अश्व घोड़े द्वारा खींचे जाने वाला मंदिर है, जिसमें सूर्य देव के आकाश रथ की परिकल्पना पर यह आधारित है ना। इस मंदिर के अंदर अलंकरण भी मिलता है, जो पृथ्वी के जीवन के आनंद की जो दैनिक शक्ति की दर्शाता है। इस मंदिर को ब्लैक पंगोड़ा भी कहा जाता है। इसका प्रथम निर्माण नरसिंह प्रथम ने करवाया था, है ना। फिर है खजुराहो मंदिर। इस मंदिर की उपशैली है नागर शैली की। इन मंदिरों का निर्माण बुंदेलखंड क्षेत्र में चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है, और यहाँ पर बने वैष्णव मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए कि विद्वान फर्ग्यूसन ने कहा था कि खजुराहो के मंदिर सांप्रदायिक सौहार्द की प्रेरणा से निर्मित हुए हैं, है ना। उसके बाद आती है आपकी विजयनगर स्थापत्य कला। विजयनगर जो स्थापत्य कला है आपकी, वो द्रविड़ शैली में विकसित हुई है, जो द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करती है। और 1336 ईसा पूर्व इसका उद्भव विकास हुआ। शासक कृष्णदेव राय के काल में विठल मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, और विजयनगर मंदिर कला में गोपुरम को राय गोपुरम कहते हैं। साथ ही मंदिरों में अमन एवं मंडल एवं कल्याण मंडप भी उल्लेखनीय है, जो सभी दिशाओं में इनके दरवाजे होते थे, है ना। जबकि कल्याण मंडप एक विशालकाय सभा भवन होता था, जिसमें सैकड़ों स्तंभ भी होते थे। विजयनगर शासक साम्राज्य के हिंदू जो अनुयायी थे, इन्होंने मंदिर के निर्माण को अत्यधिक प्रोत्साहित किया, और इसकी राजधानी हम्पी थी, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, जहाँ अनेक मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रसिद्ध मंदिर विरूपाक्ष मंदिर उल्लेखनीय है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होंगी, और आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।